नमस्ते। आज के हमारे शो में हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। हेल्थ, जिसको कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन आज का ज़माना कहता है हेल्थ इज़ मोर देन वेल्थ। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। स्वस्थ होने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन आने वाला है। स्ट्रेस, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के ऊपर। लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रेस आमतौर पे आते रहते हैं। आज की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है उसमें स्ट्रेस एक आम बात हो गई है, लेकिन कई ऐसे भी स्ट्रेस होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें लाते हैं। आज हमारे साथ हमारे शो पर मौजूद है अनु मेहता जी। नमस्ते। एक अनोखी डायग्नोस्टिक टूल मेटा हेल्थ जिसके मास्टर ट्रेनर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेस हेल्थ उसके भी ट्रेनर है। अनु जी एक ऐसे भारतीय है जिनको ये दोनों ही उपलब्धि हासिल है। ये एक अच्छे इंटरनेशनल स्पीकर तो है ही और एक अच्छे राइटर भी है। द हेल्थ साइट, ब्लिस इक्विटी, लाइफ पॉजिटिव, स्पीकिंग ट्री जैसी कई संस्थाओं के लिए उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं। तो आइए मिलते हैं अनु जी से। तो अनु जी, लोग ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मेटा हेल्थ है क्या चीज़। मेटा हेल्थ जैसे आपने कहा डायग्नोस्टिक टूल है। अब इतने भारी भरकम वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल तरीके से एक ऐसा टूल है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ये स्ट्रेस है जिसने आपकी बीमारी क्रिएट करी है। सो बहुत सिंपल है कि ज़िंदगी में आप हर रोज़ कुछ ना कुछ स्ट्रेस चलता रहता है। क्या हर स्ट्रेस हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? ऐसा नहीं है। तो स्पेसिफिक स्ट्रेसेस होते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और जो हमारे को एट द एंड ऑफ इट उनकी मैनिफेस्टेशन डिजीज़ के तरीके से होगी। तो मतलब ये स्ट्रेस किस प्रकार से अलग होता है बाकी स्ट्रेस से? इस स्ट्रेस का 3 क्राइटेरिया पूरा करना ज़रूरी है। पहला क्राइटेरिया ये है कि ये अनएक्सपेक्टेड है, मतलब पहले कभी हुआ ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। जैसे आप सोचिए कि आपकी शादी हुई है और बहुत अच्छी चल रही है, सडनली आपके हस्बैंड आपके आके कहते हैं आपको कि स्वीटहार्ट कल से हम आपके साथ नहीं रह सकते। अब ये आपके साथ कभी हुआ नहीं है ना, तो अनएक्सपेक्टेड है, ड्रामेटिक है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ड्रामे की तरह है। आइसोलेटिंग है, मतलब अकेला महसूस होता है इंसान। उस समय उसका ये नहीं है कि वो फ़ोन उठा के किसी को बोलेगा कि पता है 20 साल की शादी आज ख़त्म होने वाली क्योंकि हस्बैंड ने बोल दिया कि कल से तो जी हम आपसे रहेंगे नहीं। और अक्सर हमारे पास प्लान नहीं होता कि अभी करना क्या है आगे। ये चारों क्राइटेरिया अगर हो तभी डिजीज़ होता है, नहीं तो नहीं होता। अच्छा, हाँ जी। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा है, बड़ी अच्छे से उसकी ज़िंदगी चल रही है, स्कूल जाता है और उसकी रैगिंग हो जाती है। रैगिंग का मतलब बुलिंग हो जाती है, कोई उसे छेड़ देता है या कोई खड़ा होके उसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला देता है। अब उसके लिए वो एक हादसा है, वहाँ से उसकी लाइफ पूरी पलट जाती है। उसको वो अनएक्सपेक्टेड था, उससे पहले किसी ने उससे ऐसे बात नहीं करी। बिल्कुल ड्रामे की तरह लगा, उसे अकेला महसूस किया उस बच्चे ने। किसी को जाके बोल नहीं सकता कि मॉम ऐसे हुआ। जब तक वो घर पहुंचेगा बताएगा, उसके बीच में दौरान में टाइम है और उसके पास प्लान नहीं है कि अब करना क्या है इसके बारे में। ये जो हादसे जहाँ पे हम अटक के रह जाते हैं, जैसे कि कोई गाने की सुई, सपोज करो एक गाना चल रहा है, तू मेरी चमक छल्लो, और वो वहीं अटक गया, तू मेरी चमक छल्लो। अब उसके आगे अगर जाना है तो वो डिजीज़ है। अच्छा, तो आप ये समझ गए हैं कि उसके बाद का सारा गाना डिजीज़ है, क्योंकि वहीं पे आपकी गाड़ी अटक गई। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी। तो ये तो बहुत सही कहा आपने, लेकिन क्या बातचीत करने से या बातों बातों में ये पता किया जा सकता है? ये कैसे हो सकता है? अक्सर ये कहा जाता है और अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं या क्लाइंट्स के जो रिश्तेदार होते हैं, आप दवाई नहीं दे रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ इंसान से बात कर रहे हैं, और बात करने से कोई ठीक हो सकता है क्या? अब सोचते हैं 2 मिनट के लिए
कि पुराने ज़माने में बीमारियां नहीं थी, कम थी। क्यों कम थी? लोगों के नेटवर्क ज़्यादा अच्छे थे, लोगों को ये जो हम लोग बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड टाइम्स कम होते थे, वो एक दूसरे से बात कर सकते थे, शेयरिंग कर सकते थे। और इस पे हमने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया जिसको बोलते हैं लिसन एंड क्रिएट अ स्माइल, जिसमें हम कह रहे हैं कि सिर्फ आप अपने ज़िंदगी के 10 मिनट दीजिए ना, किसी की बात सुनिए और अपने आप को शेयर कीजिए। अगर आप किसी दिन उदास हैं तो वो उदास रह के आप अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे तो कब्रिस्तान बन जाएंगे। उससे अच्छा ये होगा कि आप बाहर निकल के फ़ोन उठाइए, अब बात कीजिए अपने दोस्तों से कि आज मैं उदास हूँ, बोलो क्या करना है। क्या इससे आपकी जो उलझन में आप फंसे हुए हैं वो छमक छल्लो वाली उससे कम होगा? वाकई होगा। और इसी तरीके से अगर आपको कोई लग रहा है कि वो सही नहीं है या उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बैठ के अपने 10 मिनट उन्हें दीजिए, शायद कोई सुसाइड कमिट करने से रुक जाए। और इसी को हम प्रोजेक्ट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो थेरेपिस्ट नहीं हैं मेरे तरह, पर उनके पास सुनने की शक्ति है, मुंह है, कान है, सुन सकते हैं हम, बस एक सुनना है किसी की बात। अब यहाँ से अगर पलट के हम स्ट्रेस के ऊपर वापस आते हैं, स्ट्रेस होता ही इसलिए क्योंकि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। हम अपना चेहरा छुपाते हैं लोगों से, खाने के दांत अलग हैं हमारे, दिखाने के अलग हैं। जो हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो खाने वाले दांतों से हुई है, दिखाने वाले दांतों से नहीं हुई है। क्योंकि शायद दिखाते दिखाते हम ये भूल गए हैं कि हम ये अच्छा इंसान बनते बनते पता नहीं क्या कुछ कर गए हैं जो हम पीछे पीछे छुपाते गए। और उससे जैसे हमारी गवर्नमेंट बोलती है ना, आज स्कीम निकाल रहे हैं जी, टैक्सेशन बाहर निकाल रहे हैं, आपने अगर नहीं दिया टैक्स आप कर लें, तो मेरे को भी कुछ ऐसी स्कीम निकालनी पड़ेगी कि आपके अगर सीक्रेट से बाहर निकालने बात करें और शायद आपका दिल हल्का हो जाए। और उससे पॉसिबिलिटी है कि आपका डिज़ीज़ ख़त्म नहीं होगा, लेकिन डिज़ीज़ उतने गहरे तरीके से नहीं होगा। हर स्ट्रेस को कम करने के लिए मेरा काम क्या है कि आपकी ज़िंदगी के वो 30 सेकंड ढूंढना, सिर्फ 30 सेकंड, जो शायद 20 साल पहले हुए हैं, शायद 10 साल पहले हुए हैं, शायद 2 साल पहले हुए हैं या 2 मिनट पहले हुए हैं। वो 30 सेकंड में आपकी ज़िंदगी ख़त्म हुई है। वो 30 सेकंड के बाद आपने अपना डिज़ीज़ क्रिएट किया है। मेरा काम है वो 30 सेकंड तक पहुंचना। अच्छा। तो अगर मैं वो 30 सेकंड तक पहुंच जाती हूँ तो उस 30 सेकंड में आपके हाथ ठंडे हो जाएंगे, आपकी प्यूपल्स डायलेट करेंगे, आपका स्किन का शेड चेंज होगा और मुझे उस समय पता लगेगा कि हाँ, आप स्ट्रेस में हैं। और स्ट्रेस में मज़ेदार बात पता क्या है? पेन नहीं होती, दर्द नहीं होता। स्ट्रेस में ना दर्द होगा, ना स्वेलिंग होगी, ना आपकी इचिंग होगी, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास दिखेगा। इनफैक्ट जिनके बोन इश्यूज़ हैं, आर्थराइटिस है, जब हम उनके साथ काम करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पेन है, जब स्ट्रेस पॉइंट तक वो पहुंचते हैं तो उनकी पेन गायब हो जाती, खड़े होकर चल सकते। अरे वाह। हाँ जी। और उसके बाद अगर हम उन्हें ऑफ स्ट्रेस कर दें, मतलब कि स्ट्रेस का बटन दबा के बंद कर दें और अब कहें कि आपका स्ट्रेस छू हो गया, फिर पेन सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा ज़रिया है, बहुत ही प्यारा ज़रिया है, जिसमें हम बातचीत के ज़रिए आपके उस जहन पे पहुंच सकते हैं जहां पे आपकी गाड़ी अटकी हुई है। गर्ट हैमर जो थे, उनके बेटे की को किसी ने शूट कर दिया था और वो डॉक्टर थे प्रोफेशन से, तो शूट करने के बाद वो मर गया और गर्ट हैमर उसे बचा नहीं पाए। उसके कुछ देर के बाद उनको टेस्टिकुलर कैंसर हुआ, उनकी वाइफ का देहांत हो गया। तो उन्होंने सिर बैठ के सोचा कि एक कैसे, एक हादसा हुआ था मेरी ज़िंदगी में जिसको ठीक करने के लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं था। या तो जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना, या तो एक्सेप्ट कर लो आत्मा से, तो आपको परमात्मा मिल जाएगा, डिजीज़ नहीं होगा। जब हम वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसी के साथ लड़ते हैं कि हाय मेरा बेटा वापस क्यों नहीं आ रहा, हाय मैं डॉक्टर था मैं बचा नहीं पाया, बस इसी रील के अंदर फंस के रह जाते हैं।
रात दिन सोते नहीं हैं, खाना गलत तरीके से खाते हैं, जैसे कि प्यार में हो गए हो, बिल्कुल उसी तरीके से। एंड उन्होंने बाद में देखा कि क्योंकि वो डॉक्टर थे तो उन्होंने काफ़ी मरीज़ों के साथ ये कनेक्ट किया। जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट उनके पास आया तो उन्होंने ये देखा कि ये कैंसर पेशेंट हमारे पास आ रहा है, और उन्होंने सीटी स्कैन्स निकाले उनके। सीटी स्कैन में उन्हें पता लगा कि सेम एरिया में, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो सेम एरिया सीटी स्कैन का जो है वहाँ पे एक दाग पड़ रहा है, जिसको वो रिंग्स बोलने लगे। उसी एरिया में क्यों दाग आ रहा है? अच्छा, किसी को आंखें चश्मा खराब हो रहा है या चश्मा लग रहा है तो वो आइज में क्यों आ रहा है, और वहाँ के एरिया में क्यों दाग पड़ रहा है? तो वो स्पेशल तरीके से सीटी स्कैन्स पढ़ने लगे, और उससे उनको पता लगा कि जब कोई हादसा हमारी ज़िंदगी में होता है, जैसे गर्ट हैमर की ज़िंदगी में हुआ था, तो हमारा जो दिल है वो सबसे पहले उसमें शक्ति है ये शॉक लेने की। दिल से वो जाता है दिमाग की तरफ। दिमाग में 4 एरियाज़ हैं ब्रेन के, जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं और कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये 4 एरिया हम अभी नहीं जाएंगे टेक्निकलिटीज़ में। बेसिकली इनमें से 4 एरियाज़ में से एक एरिया वो सदमा लेगा, और वहाँ से वो सदमे को एक ऑर्गन की तरफ भेजेगा। कौन सी ऑर्गन की तरफ? जो बेस्ट सूटेड है वो कॉन्फ्लिक्ट को लेने के लिए, वो शॉक को लेने के लिए। तो कुछ भी बाय चांस नहीं हो रहा आपकी ज़िंदगी में। गर्ट हैमर की टेस्टिकुलर कैंसर इसलिए हुआ क्योंकि टेस्टिस का काम स्पर्म्स क्रिएट करना है और बच्चे क्रिएट करना है। वो क्या करना चाहते थे? अपना बेटा वापस लाना चाहते थे। तो टेस्टिकुलर कैंसर मीन्स वहाँ के वो जो एरिया है इट इज़ मल्टीप्लाइंग रैपिडली। तो जो भी आपकी बॉडी कर रही है मीनिंगफुल है। बॉडी आपको कभी भी मारने की कोशिश नहीं करती है। आप कैंसर से नहीं मरेंगे, आप अगर मरेंगे ना तो अपने डर से मरेंगे। हाँ जी। वाह, तो ये सारी बातें तो हमें पता ही नहीं थी कि इतनी बड़ी बीमारियां जो होती है, कैंसर जैसी बीमारी, वो भी किस वजह से होती है। इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी रोशनी डाली अनु जी ने। तो अनु जी, कुछ ऐसे केसेस के बारे में आप हमको बताएंगे कि जो आपने सॉल्व किए, जो हैंडल किए? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है मेटा हेल्थ के बारे में, केस के पहले बताना ज़रूरी हो जाएगा कि मेटा हेल्थ सिर्फ फिज़िकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट नहीं करता। ये वहाँ तक पहुँचता है कि अगर आपको कोई मेंटल इशू भी चल रहा है, जैसे डिप्रेशन है, उस तक भी पहुँचता है। तो हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग केस किया था। पहले एक कैंसर का केस लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर था, और हादसा क्या हुआ था उनकी ज़िंदगी में। लेफ़्ट ब्रेस्ट थी उनकी, और उनकी जो बिटिया थी वो यूनिवर्सिटी गए पढ़ने, और उनके जो दोस्त थे उनकी वहाँ दोस्ती हो गई किसी के साथ, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो गया उसका। अब वो उस इंसान ने इनकी गलत सी फ़ोटोज़ खींच के इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मम्मी को बताया। जब अपनी मम्मी को बताया तो उसकी मॉम को एकदम एक हादसा, एक शॉक लगा, जिसको बोलते हैं, जो जैसे मैंने पहले बताया बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एकदम ऐसे लगा उनको जैसे उनकी ज़िंदगी में एक ड्रामा चल रहा है। वो किसी से भी इस बारे में बात नहीं कर सके, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि क्या किसी से बात करते, और उनके पास कोई प्लान शायद था नहीं कि किसके साथ डील कैसे करना है। कब तक ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ, और ब्रेस्ट का कैंसर क्यों हुआ? ब्रेस्ट का कैंसर इसलिए हुआ उनको क्योंकि ब्रेस्ट इज़ जैसे एक सिंबल है टू नर्चर अ बेबी। कोई बच्चा है तो उसके लिए ब्रेस्ट इज़ अंडरस्टूड कि ब्रेस्ट फीडिंग होगी। वो अपने बच्चे को इस मामले में ब्रेस्ट फीडिंग कर नहीं पाए, ये कॉन्फ्लिक्ट थी, और उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर नहीं पाए। कब उनको कैंसर हुआ? जब ये स्ट्रेस चल रहा था तब हुआ कि उसके बाद हुआ? जितनी देर उनका ये स्ट्रेस चला उतनी देर उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ। जब वो लड़के ने एक लेटर लिखी उनकी बिटिया को वापस, कहा उसने कि आई एम सॉरी, मेरे से एक भूल हो गई और मैं ये सारी फ़ोटोग्राफ्स डिलीट कर रहा हूँ, आपकी कोई गलती है नहीं इसमें। उसके बाद जब उनकी बिटिया ने उनको फ़ोन करके ये कहा कि मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उस समय उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो आप समझिए इस चीज़ को, जब हम स्ट्रेस के दौरान होते हैं हमें डिज़ीज़ नहीं होती,
हमें तब डिजीज़ होता है जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। उस समय आप पेन एक और डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर पूछता है और आप उसे बताते हैं, फिर आगे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती हैं। रियलिटी ये है कि आपका डिजीज़ तब शुरू हुआ था जब स्ट्रेस शुरू हुआ था, सिम्टम्स तब शुरू हुए जब स्ट्रेस ख़त्म हो गया। तो ये हुआ एक केस, इनका जब स्ट्रेस ख़त्म कर दिया गया तो मतलब ये बार बार नहीं आना चाहिए वापस। एकदम उनको जब ये समझ में आ गई कि उनकी बेटी सेफ़ है, इसके बाद उनकी बेटी कभी भी अनसेफ नहीं होगी, तो उनका ब्रेस्ट कैंसर ख़त्म हो गया। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि उन्होंने कीमोथेरेपी करी थी, उसके साथ दूसरी थेरेपीज़ हमने करी, जिसमें हमने EFT यूज़ करी, मैट्रिक्स रीइम्प्रिंटिंग यूज़ करी जो कार्ल डॉसन की है, एडवांस क्लियरिंग एनर्जेटिक्स यूज़ करी, हिप्नोथेरेपी यूज़ हुई। तो काफ़ी थेरेपीज़ यूज़ हुई उनको इसमें से निकालने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा कि मेटा हेल्थ इज़ अ डायग्नोस्टिक टूल, वो थेरेपेटिक टूल नहीं है, वो सिर्फ ये पता करता है कि आपको प्रॉब्लम क्यों हुई। अगर हमें ये पता लग जाए तो हम निकालना आसान हो जाए। दूसरे केस के बारे में बताती हूँ जो मेरी बिटिया का केस है, आसान हो जाएगा क्योंकि समथिंग दैट आई वेंट थ्रू। हम लोग बाहर रहते थे, चेक रिपब्लिक प्राग के बारे में सुना होगा आपने, वहाँ रहते थे। हम जब वापस आए तो बच्चों को हॉस्टल में डालना पड़ा। उस टाइम मेरी बिटिया सिर्फ 12 साल की थी। अभी मैं 6 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो 12 साल के थे और इनको हमने भेज दिया हॉस्टल, 12.5 साल के होंगे। और मुझे वो लास्ट सीन याद है जहाँ पे ये हॉस्टल जा रहे थे, तो ऐसे टर्न करके ये हॉस्टल की तरफ जा रहे थे और मैं हॉस्टल से बाहर निकल रही थी। एक ही रोड था, बिल्कुल जैसे हिंदी मूवीज़ के स्टाइल में था कि वो इस तरफ जा रहे थे और मैं बाहर निकल रही थी। मैं भी रो रही थी, वो भी रो रही थी। ना उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, ना मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा कि एक दूसरे को बुरा ना लग जाए, ख़राब ना लग जाए कि जा रहे हैं छोड़ के। इससे पहले मेरी बिटिया कभी नहीं रही थी हॉस्टल में या घर के बाहर। हुआ क्या, ये हादसा हुआ, मैं घर गई तो मैं काफ़ी रोई होंगी। उसका असर मेरे ऊपर ये हुआ कि मैं बहुत काम करना शुरू कर दिया, एक्सेस काम, जिसको हम मैनिक बोलते हैं। बिटिया का फ़ोन आया अबाउट 1-1.5 महीने के बाद, मतलब फ़ोन तो हर रोज़ करते थे पर 1-1.5 महीने के बाद उसने एक पैनिक में फ़ोन किया मुझे, मॉम मेरे बाल गिर रहे हैं। और बाल गिर रहे थे कैसे, जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट कीमोथेरेपी लेके आता, ऐसे बाल गिर रहे थे। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया और समझ नहीं आई कि करना क्या है। उस समय मैंने मेटा हेल्थ यूज़ करी उसके साथ, उसको वर्कशॉप में बिठाया जिसमें मैं ले रही थी, और वर्कशॉप में वो 4 दिन बैठी। और उसके बाद ये समझ में आया कि मेरी टच मिसिंग थी, क्योंकि मैं उसके बाल कोम करती थी। तो अब जब वो हॉस्टल गई तो बाल कोम करने के लिए मैं थी नहीं, तो मेरी जो लविंग टच थी वो मिसिंग थी। जहाँ जहाँ वो टच मिसिंग थी वहाँ वहाँ से बाल उड़ रहे थे। और अगर हमने आगे जब थेरेपी करी, उस थेरेपी में हमने उस समय यूज़ करते थे एडवांस क्लियरिंग एनर्जेटिक्स को, मेटा हीलिंग बोलते थे। हमने उस समय मेटा हीलिंग, आज की एडवांस क्लियरिंग एनर्जेटिक्स जो रिचर्ड फ्लूक की क्रिएटेड है, वो यूज़ करी। उसमें हमने पीछे जनरेशन्स में जाके देखा कि क्या हुआ। समझ में ये आई कि मेरे हस्बैंड जो विक्रम मेहता हैं, उनकी नाना नानी की डेथ कनिष्का एयरप्लेन में हुई थी। एक दूसरे को आँखों में ऐसे एक दूसरे की तरफ देख के बाय बाय नहीं कर सके थे। एकदम सदमा था ना। और उससे पहले गए और भी पीछे और रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान और इंडिया की जब लड़ाई हुई है और बंटवारे हुए हैं, उस समय पाकिस्तान से मेरे हस्बैंड की फैमिली इंडिया की तरफ आ रही थी और काफ़ी मारकाट हुई उसमें। और एक उनके जो ग्रैंडफादर थे वो थे हेडमास्टर, कितनी बड़ी पदवी होगी वहाँ पे। जब वापस आ रहे थे तो उनकी बिटिया गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, और उनकी डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के हुई और बच्चा मर गया, और शायद उनकी बेटी भी उनको बचा नहीं पाए।
तो इतना सदमा उनको लगा कि मैं 1 मिनट में एक दूसरे की तरफ देख के हम बाय टाटा नहीं कर सके। आपको पता है हमने उसके बाल दिव्या के वापस कैसे लेके आए? उसके बाद से हम सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं फिर मिलेंगे। अच्छा। ये बाय बाय नहीं है, हम फिर मिलेंगे। और उसके सारे बाल आ गए, इतने लंबे लंबे बाल हैं उस लड़की के। आज वो अमेरिका में पढ़ती है, ब्राउन यूनिवर्सिटी में, एंड शी इज़ ब्रिलियंट। एंड दिस इज़ बिकॉज मेटा हेल्थ वॉज इन माई हैंड। अगर ये टूल मेरे हाथ में नहीं होता तो शायद उसके बाल बचाने और उसे बचाना मुश्किल हो जाता। तो ये हुआ सेकंड केस। एक और केस के बारे में लेते हैं जो है बाइपोलैरिटी का। आए थे मेरे पास ये केस 6 साल पहले आया, 5 साल पहले आया था जब मैं इंडिया वापस आई हूँ। उस समय इंडिया में मेटा हेल्थ का नामो निशान नहीं था। तो इस विद्या को वहाँ से उठा के मैं लेके आई थी, बहुत बार बाहर गई पढ़ने के लिए। एंड मुझे एक फ़ोन कॉल आई मेरे स्टूडेंट की, मेरे ये ब्रदर इन लॉ हैं अनु, इसे आप बचा लें तो आपकी विद्या को मान लें। चैलेंज था और मैंने उसको चैलेंज को स्वीकार किया। पहली बार जब उस इंसान से बात करी थी ना मैंने फ़ोन पे, स्काइप पे मैंने कंसल्ट करी थी और सारा काम स्काइप पे हुआ था। मैं उस इंसान को सिर्फ 3 बार मिली हूँ ज़िंदगी में। आज भी वो मेरा क्लाइंट है। अच्छा। सिर्फ 3 बार मिली हूँ, सारा काम अदरवाइज स्काइप पे हुआ। एंड पहली बार जब वो आया ऑनलाइन स्काइप पे, उसने मेरी शक्ल देखी। डॉक्टर साहब हैं वो, और उनको पार्किंसंस और बाइपोलर हो गया था, और है भी रेटिना सर्जन। उनके हाथ ऐसे हिलते थे और लोगों ने उनको पागल करार दे दिया था। वो इंसान जो रोया है उस दिन बैठ के, सेव मी, आज भी मुझे वो कभी नहीं भूला कि मैंने उसको एक ही चीज़ कही थी, जो मैं कह रही हूँ वो करता जा तो ठीक हो जाएगा। आज उस इंसान को ना पार्किंसंस है, माइल्ड बाइपोलर है, लेकिन पार्किंसंस बिल्कुल नहीं है। वो अपने काम में वापस चला गया है। उसको काम में गए हुए 4 साल हो गए। हाँ जी। और वो पता नहीं वो इंसान कितने लोगों की आंखें बचा चुका है, बिकॉज ही इज़ अ रेटिना स्पेशलिस्ट। और मैंने आज तक उसे कभी एक्सपोज नहीं किया और आज भी उसका नाम नहीं बताऊंगी और उसकी फ़ोटोग्राफ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियां अजीज़ हैं मेरे लिए। मेरा आगे जाना उनके साथ है। आज उसकी पूरी फैमिली के साथ मेरी दोस्ती ही नहीं, उनकी वाइफ जो हैं उन्होंने मेटा हेल्थ सीखी है और वो इस विद्या को आगे बढ़ा रही हैं। सो आई एम वेरी मच इन ग्रैटिट्यूड। और ये सब तभी पॉसिबल है जब हम बातचीत करते हैं जी। एक दूसरे की समझते हैं कि कहाँ पे जाके शॉक्स लगे, उन शॉक्स को कंप्लीट कीजिए, साफ कीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, डर में बैठे रहते हैं, बात नहीं करते किसी से कि लोग क्या कहेंगे। आप पहला केस देख लीजिए जहाँ पे लिटरली अब्यूज़ वाली बात होगी ना, सेक्सुअल अब्यूज़ वाली बात हो गई। लोग क्या कहेंगे, ये चुप्पी ने मार दिया ना। दूसरा केस देख लें मेरी बेटी का, लोग क्या कहेंगे, दिव्या क्या कहेगी अगर मैं उसको अपनी इमोशंस दिखा दूंगी, अपना चेहरा दिखा दूंगी कि मुझे भी रोना आता है बेटा, आप और दुखी हो जाएगी, आप मत जाओ, मेरा दिल नहीं है आपको भेजने के लिए। विद्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए, इमोशंस इतनी ज़रूरी नहीं लगे उस समय, लेकिन उससे जो मैंने पकड़ा और उसने पकड़ा, हुआ क्या उससे? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दूसरे को अगर समझ लेते और एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे की आंखों में देख के, आज वो अपने सारे दोस्तों को भी जब बाय करती है तो आंखों में देख के बाय करती है। तीसरा केस जहाँ पे डॉक्टर साहब का केस था, जो मैंने नहीं बताया, वो ये था कि चाइल्ड अब्यूज़ केस था। अगर उनको कभी भी ये लगे कि अंधेरी जगह पे कोई उनको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है या उनसे कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, वो उसी जगह पे वापस चले जाएंगे और उसी जगह से ऑपरेट करेंगे। ये हम सब करते हैं। अपने डर को जब तक आप नहीं मिटाएंगे, आपका डर आपको मिटा देगा। जो भी आपके सीक्रेट्स हैं, किसी को पता, आप देखिए काफ़ी कल्चर्स में आप गुरु से बात कर लेते हैं, आप कन्फेशन बॉक्सेस होते हैं। ये सब किस लिए क्रिएट किए थे?
इसका कोई मकसद था ना, बिल्कुल। और मकसद यही था कि आप जब दिल की बात बाहर करके निकाल देंगे तो एडेप्टेशन नहीं करनी पड़ेगी बॉडी को। और इसी पे हम कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं 2017 में फरवरी में कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे डॉक्टर क्वेजी जो जर्मनी में ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं और मैं यहाँ इंडिया में, हम इनवाइट कर रहे हैं सबको, आप सबको। होम्योपैथ्स बात करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो बात करेंगे इसी टॉपिक पे, वी हैव स्पीकर्स जो अक्रॉस द वर्ल्ड आके बात करेंगे। वो आपको ये विद्या देना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं क्या? अगर आप ये तैयार बैठे हैं, अभी आप बिल्कुल लेने वाले। अगर आप ले लें तो शायद आपकी जो मायूस सी ज़िंदगी है उसमें कोई एक मीनिंग निकल आए। हाँ जी, और हम मीनिंग तो निकालते ही हैं ज़िंदगी का, पर अगर हम सही मीनिंग निकाल लें तो शायद हम डिस्टॉर्शंस में नहीं फंसे। 2-3 चीज़ें आपको सीधा कहूँगी। एक, लोगों को खुश करते करते शायद आप इतने ना खुश बैठे हैं कि आप डिजीज़ क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, आपको लगता है सिर्फ आप ही के साथ ये हादसा हुआ, इसलिए आप अपने आप की चुप्पी को बचाना चाहते हैं, बस चुप करना चाहते हैं। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपका डिजीज़ ख़त्म नहीं होगा। आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे कीजिए ना, कीमोथेरेपी लीजिए। कीमोथेरेपी गलत नहीं है, पर आप कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ते हैं, आप ख़राब लगते हो, आप वहाँ तक जाने को तैयार हो, लेकिन आप किसी के आगे यू डोंट वांट टू बेयर इट ऑल। आप अपने आप को ख़राब नहीं दिखाना चाहते। यू वांट टू बी अ गुड गर्ल, यू वांट टू बी अ गुड बॉय। व्हाट अ कॉस्ट टू पे फॉर इट, इजंट इट? सही है। बहुत बड़ी। मैंने एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर ये बोर्ड मैंने देखा था कि यदि दोस्तों के सामने दिल खुला होता तो आज यहाँ पे ये दिल खोलना नहीं पड़ता। बिल्कुल, अगर दोस्तों के आगे दिल खोला होता तो यहाँ शायद हमें दिल खोलना नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम ये समझ लें कि हमारी जो बातचीत है, जो मैं आज आपको भी बोलने जा रही हूँ, वो यही है। जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें आप प्लीज़ कनेक्ट होइए। वो प्रोजेक्ट का नाम मैं फिर से दोहराती हूँ, लिसन एंड क्रिएट अ स्माइल। कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 2017 में। ये सब प्रोजेक्ट्स लिए हैं मैंने। किस लिए लिए हैं? इसलिए कि शायद कोई कहीं ये बात सुन ले और शायद कोई अपने दिल खोल ले और शायद उसका दिल खोलना ना पड़े और उसकी बॉडी को खोलना ना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा अनुजी ने। यदि आप अपना दिल किसी के सामने खोलते हो, कहीं आप शेयरिंग करते हो, तो वो कैरिंग अपने आप मिल जाती है आपको, और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही शायद ना पड़े। तो आपके मन में जो आपकी स्ट्रेस के बारे में अनुजी ने बताया कि स्ट्रेस तो सभी को होता है। इवन साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किए तो पता चला 2 साल के बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। लेकिन वो किसी घटना के साथ अगर मिल जाए तो ये काफ़ी बड़ी बीमारी भी ला सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप अनुजी ने अभी बताया कि बहुत सारी ऐसी बात होती है कि उसमें लगता है कि हम पहले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे पहले भी वाक़ये हो चुके होते हैं, हाँ, हमें पता नहीं होते, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम इसमें पहले हैं। था ना, हम बेसहारा हैं तो किसी का सहारा बनो। शायद आप बेसहारा बैठे और आपको लग रहा है सिर्फ आप ही बेसहारा हो। किसी का सहारा बन गए तो शायद बीमारी लगेगी नहीं, करेक्ट, आधी हो जाएगी। वही है बस। जी बिल्कुल। तो एक दूसरे का सहारा बने, यही एक मैसेज अनुजी की तरफ से बहुत बढ़िया लोगों को मिल रहा है। आपकी कोई भी बीमारी है वो दूर हो सकती है, ज़रूरत है उसको समझने की। एक आखिरी मैसेज है आप सबके लिए, बीमारी से डरिए मत। बीमारी आपको कभी नहीं लेके जाएगी। बीमारी रीज़न की वजह से है। वो क्या रीज़न है ना, बस वो ढूंढ लें और उसके बाद ये अच्छे बुरे के दौर से निकल जाएं। अपने आप को संभाल लें। जो एडेप्टेशंस लानी है ज़िंदगी में वो लेके आएँ। अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर से दूर होना है, होइए। लाइफ पार्टनर से ठीक करना है, अपना रिलेशन ठीक करिए। आधी प्रॉब्लम्स हमारे रिलेशनशिप्स की वजह से हैं। या तो उनसे जुदा हो जाएं या फिर उनसे सुलह कर लें। बीच का मत रखें, क्योंकि बीच का रखेंगे ना तो बीमारी बन जाएगी। शुक्रिया। अनुजी, एक बात आपसे पूछनी थी। आप ये जो मेटा हेल्थ के बारे में कर रहे हो, तो एग्जैक्टली आप क्या क्या करते हो? एग्जैक्टली ये है कि एक तो ये है कि 1-to-1 कंसल्ट होती है। 1-to-1 कंसल्ट में
वर्ड ऑफ माउथ से लोग मेरे पास आते हैं कि कोई ठीक हुआ, आगे उसने किसी को बताया। अब वहाँ पे आपको अपनी डॉक्टर्स रिपोर्ट पूरी देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत सारे साल पढ़ाई करी है और उन्होंने आपका केस देखा है। आप मुझे सिर्फ उन वो रिपोर्ट्स भेजेंगे, मैं बैठ के अपनी रिसर्च करूँगी उस पर, और फिर मैं आप मुझे आके मिलेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ ग्राफ क्रिएट करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कब कब ये हादसे, क्या चल रहा था आपकी ज़िंदगी में जब ये बीमारी आई, उससे पहले क्या चल रहा था, ये एक पूरा ग्राफ बनाएंगे। और वहाँ से पूरी जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है ना शर्लॉक होम्स की, वैसे करेंगे। जैसे ही लास्ट पजल का लास्ट पीस फिट होता है ना, बीमारी छू, बस हमने सिर्फ वो पूरी पजल को क्रिएट करना है। उसके साथ आपको जो थेरेपी यूज़ करनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप यूज़ मैं आपके ऊपर करूँगी, आपकी मदद करूँगी, सिर्फ आइडेंटिफाई करने में नहीं, पर उसको निकालने। हाँ जी, उसमें हम नेस्ट हेल्थ की भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक प्रोविजन स्कैन, बॉडी स्कैन करते हैं, जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा है कि मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ। वर्कशॉप्स किस लिए इम्पॉर्टेंट हैं? अगर जब मैंने आपको मेरी बिटिया के बारे में बताया, मैंने आपको कहा कि मैंने 1-to-1 कंसल्ट नहीं करी उसके साथ, उसको मैंने वर्कशॉप में बिठाया। मेरे बेटे को जब प्रॉब्लम हुई हार्ट की, मैंने उसको वर्कशॉप में बिठाया। हमें पता लगा था कि उसकी होल है हार्ट में, 18 साल की उम्र में। उसको 7 दिन की वर्कशॉप में बिठाया। किस लिए? क्योंकि ये वर्कशॉप डिस्ट्रेसिंग वर्कशॉप्स होती हैं। वहाँ पे आप सीखते हैं कि वो 30 सेकंड आपकी ज़िंदगी के कौन से थे जहाँ पे ये अडेप्टेशन क्रिएट हुई, और फिर आप वहाँ पे बैठे बैठे अपने दिमाग में फिट करते हैं, ओहो मैं तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था, मैं अगर ऐसे नहीं ऐसे रिएक्ट कर लूँगा तो ज़िंदगी का शायद लुत्फ़ अलग होगा। और उससे अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, आप वर्कशॉप्स में हमारी डिज़ाइन भी ऐसी हैं कि आप व्हाई यू हैड अ डिजीज़, पहले ये कि क्यों हुआ और फिर कैसे उसे निकालना है। ये अगर दोनों आपके पास आ गए टूल्स, तो आप अपनी ही नहीं मदद कर सकते, किसी और की भी मदद कर सकेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रेस में ना कॉर्टिसोल लेवल्स जो हाई होते हैं, वो आपकी हीलिंग होने नहीं देते। समझिए, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप हील नहीं हो सकते। आपको मुझे स्ट्रेस का बटन ऑफ करना ही पड़ेगा, तभी आप कहीं जाके ठीक हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अनु जी, अभी आपने जो बताया लिसन एंड क्रिएट अ स्माइल, तो उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो सकता है? लिसन एंड क्रिएट अ स्माइल का तो इस्तेमाल कहीं पे भी हो सकता है। नाउ लेट्स अज्यूम कि एक ओल्ड एज होम है, या फिर वाई ओल्ड एज होम, हर घर में हर तरीके के बच्चे और बड़े रहते हैं। अगर हम 10 मिनट के लिए अपना सेल फोन, अपना कंप्यूटर एक साइड पे करके, आज डाइनिंग टेबल पे जब आप बैठे ना, तो आप एक काम कीजिएगा, डाइनिंग टेबल से बैठ के किसी को व्हाट्सएप नहीं करेंगे, फेसबुक नहीं यूज़ करेंगे, कोई मल्टीमीडिया नहीं यूज़ करेंगे। आज सिर्फ 10 मिनट के लिए आप अपनी मदर से पूछेंगे कैसे हो आप, और उनकी बात सुनेंगे। आज शायद आप सिर्फ अपने हस्बैंड की आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे डार्लिंग आई लव यू। तो आप वो 10 मिनट के लिए अपना वक्त किसी और को नहीं देंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को देंगे। या फिर किसी ओल्ड आदमी की बात सुनिए, बच्चे हैं उनकी बात सुनिए, अपनी लोकेलिटी की बात सुनिए। आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं, आपका ड्राइवर हो सकता है, मेड हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, कितने ही लोग हैं जो ये है कि आज कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कुछ और है जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपसे। तो अगर हम ये काम कर सके तो हम कनेक्ट कर सकेंगे बहुत सारे लोगों को, और उनकी निराशा और सैडनेस दूर कर सकेंगे। डिप्रेशन, मेंटल डिजीज़ेस, फिज़िकल डिजीज़ेस दूर हो सकती हैं इससे। आप मेरे साथ ज्वाइन करिए प्लीज़। लोगों को कहिए कि मेरे साथ ये प्रोजेक्ट अगर उन्होंने करना है तो ऑल दे हैव टू डू इज़ मुझे एक ट्रिंग कॉल करिए, मैं आपको पूरे टूल्स दूंगी, कोई पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ आपके 10 मिनट। आप वो 10 मिनट कहीं और लेके जाइए और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बांटिए। बस यही है, सुनिए और खुशियाँ बांटिए। ये तो बहुत ही उम्दा विचार है। तो ज़रूर आपका कॉन्टैक्ट नंबर इस शो के बाद हम लोगों को दिखाएंगे, तो लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। अनु जी का हम शुक्रिया अदा करेंगे इस शो पे आने के लिए और आप सबसे इतनी बढ़िया शेयरिंग देने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।